गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अगेन। तो आज हम सीखेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में दो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हम बेसिकली एक सीखेंगे। वन इज इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और दूसरा है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ओके, मैंने कुछ एग्जांपल्स भी ऐड किए हैं आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम अकाउंटेंसी सीख रहे हो तो उसमें जो कंसेप्ट, जो वर्ड्स आपने फर्स्ट टाइम सुनोगे, कुछ वर्ड्स के मैंने एक्सप्लेनेशन विद एग्जांपल्स डाले हुए हैं। दैट वुड हेल्प यू फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मेरा एक ही कहना है कि आप जब भी सीखो तो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ सीखो। कि सीखना पेपर के लिए नहीं, लाइफ के लिए है कि भाई मैं लाइफ में इसको कैसे यूज करूँ। तो उसके लिए मैंने वन एग्जांपल्स ऐड किए, वो कंसेप्ट आपको क्लियर समझ में आए। और एनीवेज आपको कुछ क्वेश्चन रहेंगे, कुछ आपको मोर अंडरस्टैंडिंग चाहिए, कुछ डाउट्स है, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में आपकी क्वेरीज लिख सकते हैं। गेट बैक टू ऑन दैट। तो चलिए अभी शुरुआत करेंगे 1.9 फर्स्ट चैप्टर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से। इसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रोवाइड द फ्रेमवर्क एंड नॉर्म्स टू बी फॉलोड in accounting so that the financial statement of different enterprises become comparable. Okay, तो इसको हम स्प्लिट करेंगे। क्या है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? प्रोवाइड फ्रेमवर्क एंड नॉर्म्स, जो हमने पिछली बार भी देखा है। एक्चुअली अकाउंटिंग एक फ्रेमवर्क है, एक नॉर्म है, लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उसको और रोबस्ट बनाता है। ओके, वो फ्रेमवर्क है, एक स्ट्रक्चर है, कुछ नॉर्म्स बेसिकली रूल्स है जो हमको फॉलो करने पड़ते हैं, टू बी फॉलोड इन अकाउंटिंग सो दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ डिफरेंट एंटरप्राइज बिकम कंपेरेबल। तो इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? हम उसको कंपेरेबिलिटी लाते हैं, राइट। 10 कंपनी आपको कंपेयर करनी रहेंगी और 10 कंपनियां 10 रूल फॉलो करती रहेंगी। इन दैट केस इट वुड बी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड और कंपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बट इफ दे फॉलो द सेम रूल, एक ही रूल वो फॉलो करते रहेंगे, इन दैट केस व्हाट वुड हैपन, वो आपको अंडरस्टैंड करने में इजी जाएगा, राइट। इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं उसको, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमको चाहिए। हम लेट्स रीड, इट इज नेसेसरी टू स्टैंडर्डाइज द अकाउंटिंग प्रिंसिपल टू एंश्योर कंसिस्टेंसी, कंपैरेबिलिटी, एडेक्वेसी, रिलायबिलिटी। स्टैंडर्डाइजेशन वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। स्टैंडर्डाइजेशन नहीं रहेगा तो हमको समझ में नहीं आएगा कि भाई कैसे इसको रीड करें। हमने देखे बहुत से, जस्ट टेक एन एग्जांपल, बैलेंस शीट में कितने आइटम होते हैं? फिक्स असेट रहेंगे, करंट असेट्स रहेंगे, करंट असेट में अकाउंट्स रिसीवेबल रहेंगे, और हर एक को रिकॉग्नाइज हम हर तरीके से कर सकते हैं, अलग तरीके से कर सकते हैं। लेकिन समझो हर एक ने अपना प्रिंसिपल यूज किया तो आपको कंपेरेबिलिटी नहीं होगी। आपको बिजनेस समझना रहेगा तो आप समझ नहीं पाओगे। इसीलिए इट इज इंपॉर्टेंट टू स्टैंडर्डाइज दोज डेफिनेशन, स्टैंडर्डाइज द वे यू रिपोर्ट इट। आज शेयर मार्केट इतना लार्ज है, आपको समझना, आपको इन्वेस्ट करना है, तो आपको ये डाउट नहीं भाई इन्होंने अकाउंट रिसीवेबल कैसे रिकॉग्नाइज किया है, एक्रुअल बेसिस पे, कैश बेसिस पे, कौन सा पॉइंट है इन्होंने रिकॉग्नाइज किया, राइट। सो वो एक उसको एक जगह पे लाने के लिए, उसको एक फ्रेम पे लाने के लिए उन्होंने क्या किया है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्टैंडर्डाइज करता है। ओके, इट्स लाइक अ रोड, कि इसी रोड से आपको क्या करना है, जाना है। यू डोंट हैव एन अदर रोड, यही रोड को आपको फॉलो करो और जाओ, देन इट विल फाइंड कंसिस्टेंसी। पहले चीज, ईयर ऑन ईयर आप कंपैरिजन कर रहे हो तो आपको क्या लगा, अरे कंपैरिजन के लिए कंसिस्टेंसी है, नहीं तो पिछले साल ये किया था अलग, इस साल अलग रिपोर्टिंग कर रहे हैं हम, द वे वी आर रिपोर्टिंग, नेक्स्ट साल में अलग तरीके से रिपोर्ट किया, तो वैसे नहीं हुआ, कंसिस्टेंसी होगी। ओके, कंपैरेबिलिटी, द वन ऑफ द बेनिफिट ऑफ दिस इज कंपैरेबिलिटी। आप जब इन्वेस्ट करते हो तो आप चेक कर सकते हो फटाक से कि क्या हो रहा है, इस बिजनेस ने, बिजनेस ए कंपेयर टू बी कैसे कर रहा है, बिजनेस बी कंपेयर टू सी कैसे कर रहा है, कंपनी बिजनेस सी कंपेयर टू ए बी कैसे कर रहा है। एडिक्वेसी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको पूरा नॉर्म्स देता है कि आपको कैसा रिकॉग्नाइज करना है, सो दैट विल मेक इट कंप्लीट। ओके, कुछ इंफॉर्मेशन मिस नहीं होगा। रिलायबिलिटी, देन यू कैन ट्रस्ट दैट स्टेटमेंट। ओके, उसको आप ट्रस्ट कर सकते हो, जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से जो रिपोर्ट कर रहे हैं इंफॉर्मेशन। देखो हम जब पढ़ते हैं, जब फाइनेंशियल बैलेंस शीट, पी एंड एल, कैश फ्लो देखेंगे आप आगे जाके, समझो पेपर में आते हैं, ऑनलाइन रहते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, देन यू डोंट डाउट इट,
राइट, एंड यू डोंट रीड द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दैट टाइम, वो वहां पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं किया किया जाता है, राइट। लेकिन आप ट्रस्ट करते हो कि ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करके ऐसा ऐसा हुआ है, बोलो तो ये डेटर्स का फिगर ऐसा आया है, ये डिप्रिसिएशन ऐसा है, इन दैट केस यू ट्रस्ट दैट फिगर्स, ओके। In the word of Kohler, accounting standard are codes of conduct. Its code of conduct is what? Rules imposed. It is, you have to follow it. You don't have an escape. You have to follow it. The rule, you have to follow it. You don't have an escape. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मेजर कंपनी जो शेयर मार्केट में लिस्टेड है उनको कंपलसरी है। यू डोंट हैव एन एस्केप कि मैं नहीं करूंगा। आपका एक कैपिटल का ये है, एज पर माय नॉलेज, कि कैपिटल का, शेयर कैपिटल का एक उन्होंने मार्क रखा है, उसके ऊपर गए तो यू हैव टू हैव, और लिस्टेड कंपनीज आप रहोगे तो यू हैव टू फॉलो द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। यू डोंट हैव एन एस्केप कि भाई ये क्या बोलते हैं उसको, ऑप्शन है, इट इज नॉट फॉर एन ऑप्शन, ओके। So accounting standards are code of conduct imposed by customs or laws or professional bodies for the benefit of public accountant and accounts accountant generally. Indeed, आप देखोगे तो बहुत से स्टेक होल्डर है, लाइक मैनेजमेंट इज स्टेक होल्डर, ओनर्स आर स्टेक होल्डर, एम्प्लॉइज आर स्टेक होल्डर। एम्प्लॉइज आप पूछोगे क्यों? एम्प्लॉइज को पता चाहिए कि भाई मेरा जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ वो कंपनी का हालत क्या है, वो प्रॉफिट बना रहे नहीं बना रहे, 10 साल अभी हम कहाँ पे, कैश फ्लो कैसे कर रहा है, राइट। सैलरी मिलना चाहिए, एंड ऑन दैट बेसिस, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई विल टेल यू, 2008 में ऐसी फाइनेंशियल कंडीशन आई थी कि कंपनी वेयर नॉट, रिसेशन आया था उसमें, तो कंपनीज वेयर नॉट एबल टू पे द सैलरीज, ओके। तो इसीलिए यू डोंट थिंक, यू डोंट फील दैट कि एम्प्लॉइज को फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है टैक्स अथॉरिटीज, गवर्नमेंट्स, बैंकर जो आपको पैसे देते हैं उनको, राइट। सो इन्हें लिखा है, दस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर रिटर्न पॉलिसी डॉक्यूमेंट इश्यूड बाय द एक्सपर्ट अकाउंटिंग बॉडीज। एक्सपर्ट अकाउंटिंग बॉडीज रिटर्न पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स जो हम देख रहे हैं, और एक्सपर्ट अकाउंटिंग बॉडी इंडिया में कौन सा है जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, वो आईसीएआई, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया इशू करता है। और कॉस्टिंग के जो रहते हैं, हम कॉस्टिंग के बाद में देखेंगे, आई डोंट वांट टू क्लब दैट हियर। और बाय गवर्नमेंट और अदर रेगुलेटरी बॉडीज कवरिंग द एस्पेक्ट ऑफ रिकॉग्निशन। मेजरमेंट, मेजरमेंट में क्या है, रिकॉग्निशन, कब रिकॉग्नाइज करना है, सेल करते समय। लेट्स टेक एन एग्जांपल, जब हम सेल करते हैं तो सेल ऑर्डर आने के टाइम पे सेल रिकॉग्नाइज करना है, सेल इनवॉइसिंग हो गया उसके टाइम पे रिकॉग्नाइज करना है, या कैश आया उसके टाइम पे रिकॉग्नाइज करना है, ओके। उसके बाद में भी बहुत से फैक्टर है, मैं आपको टच अभी नहीं करूंगा, लेट इट बी वेरी सिंपल, ओके। तो ऐसा रहता है मेजरमेंट। देखो मैंने एक एग्जांपल डाला, व्हाट वैल्यू शुड बी शोन इन द बुक्स फॉरेन ट्रांजैक्शंस एपीआई पे। अभी एआर एपीआई बेसिकली अकाउंट रिसीवेबल, डेटर्स क्रेडिटर, कौन से वैल्यू पे रिकॉग्नाइज करने हैं, क्योंकि फॉरेन करेंसी में रहता है, हमारा इनवॉइसिंग रहता है, समझो हमने इनवॉइसिंग किया यूएसडी में, ओके। तो वो कौन से वैल्यू पे रिकॉग्नाइज करना है, उसको कैसे मेजर करना है, क्योंकि करेंसी कीप्स ऑन चेंजिंग, राइट। यूएसडी टू आईएनआर वो रेट क्या रहता है, फ्लक्चुएट होता है, तो कौन से रेट पे मुझे एआर एपीए करना है। ट्रीटमेंट हमको कैसे, ट्रीटमेंट डिप्रिसिएशन जैसा ट्रीटमेंट रहता है, कैसे करना है, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ओके। नीड फॉर एन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नीड जो हमने ऊपर देखा है, लेट्स सी इट अगेन। नीड फॉर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज एज फॉलो, टू प्रमोट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नो डाउट, राइट। अब 10 साल के अकाउंटिंग बुक्स भी देखोगे तो आप देखोगे, यस, यू डोंट नीड टू सी कि उन्होंने क्या बेसिक रूल अप्लाई किया, क्योंकि यू अज्यूम दैट दे हैव फॉलोड द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। क्वेश्चन नहीं होता, टू हेल्प अकाउंटेंट्स टू फॉलो यूनिफॉर्म प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस, एग्जैक्टली। जब सीए भी देखेगा, चलो एक नया सीए हमने अपॉइंट किया, चार्टर्ड अकाउंटेंट टू ऑडिट आवर फर्म, तो उस टाइम पे वो जब पिछले साल का फाइनेंशियल बुक देखेगा तो उसके लिए क्लियर हो जाएगा, ही डोंट नीड टू गो थ्रू ईच एंड एवरी आइटम, राइट, कि भाई इसको कैसे रिकॉग्नाइज किया, वैसे कैसे रिकॉग्नाइज किया। टू फैसिलिटेट मीनिंगफुल कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ टू और मोर एंटिटीज, जो हमने देखा है, कॉम्पिटिटर एनालिसिस, शेयर इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट के लिए तो आपको चाहिए कि भाई मैं ए कंपनी में इन्वेस्ट करूँ या बी कंपनी में इन्वेस्ट करूँ, राइट, इन्फोसिस में इन्वेस्ट करूँ या टीसीएस में इन्वेस्ट करूँ, हाँ। और दूसरी चीज, मेरा बिजनेस कैसे स्टैंड अलोन कर रहा है, स्टैंड अलोन मैंने देख लिया, चलो मेरे बिजनेस के बैलेंस शीट पे एंडल कैश फ्लो आ गया, लेकिन कंपेयर टू माई बिजनेस, कंपेयर टू माई कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहा है,
वो भी देखना वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज नॉट जस्ट माय बैलेंस शीट, माय P&L, बट इट इज ऑल्सो कंपैरिजन विद द अदर एंटिटीज टू व्हाट इज योर ग्रोथ रेट, वो मार्केट के साथ कैसे वो ये हो रहा है, इंप्रूव हो रहा है. टू एनहांस रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नो डाउट टू मीट द लीगल रिक्वायरमेंट इफेक्टिवली, इम्पोज किया गया है. पहली चीज, एक तो चीज आपको कुछ चीज ये फॉलो करना ही करना है. यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन. द रीजन बीइंग टैक्स अथॉरिटी को उनको उसी स्ट्रक्चर में चाहिए, उसी फ्रेमवर्क में चाहिए. राइट. नाउ लेट्स सी द इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड. अब हमने जो देखा वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड देखा. ओके, नाउ इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड IFRS. ओके, आर इशूड. ये वर्ड आप बहुत टाइम सुनोगे आगे जाके भी. आप आई टेल यू, इवन प्रोफेशनल इसमें आपके एजुकेशन में आप आगे जाके मे बी CA परस्यू करोगे, ICW परस्यू करोगे, आई एम सॉरी, CA में कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट परस्यू करोगे और CS परस्यू करोगे. इन दैट केस ये वर्ड्स आप हमेशा सुनोगे. इवन MBA आप इसमें गए, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन फाइनेंस, तो आप ये वर्ड हमेशा सुनोगे. आर इशूड by the International Accounting Standard Board. IFRS is a set of international accounting standards stating how particular type of transaction and other events should be reported in financial statement. IFRS are issued to develop accounting standards that would be acceptable worldwide and to improve the financial report internationally. Very clear. Indian accounting standard वो इंडिया पे फोकस करेगा, इंटरनेशनल रहेगा वो वर्ल्ड वाइड रहेगा, और टू इम्प्रूव द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इंटरनेशनली. पहला चीज क्या है? फर्स्ट एक इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टर के लिए कितना हेल्पफुल होगा जब आप एक ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पूरे वर्ल्ड में फॉलो करते रहोगे. राइट. नहीं तो इंडिया के लिए अलग, जर्मनी के लिए अलग, US के लिए अलग. इन दैट केस कंपैरिजन ऑफ बिजनेस मेक्स इट डिफिकल्ट. राइट. उसमें तो करेंसी और एक है जो आपको और क्या करेगा, कॉम्प्लिकेट करेगा, क्योंकि उनका करेंसी, US का करेंसी रहेगा, USD रहेगा, यूरोपियन करेंसी रहेगा, यूरो रहेगा, इंडिया में INR रहेगा, तो कंपैरिजन पहला ही डिफिकल्ट है. प्लस इफ यू आर फॉलोइंग डिफरेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, लाइक फॉर इंडिया यू फॉलो डिफरेंट, फॉर UK यू फॉलो डिफरेंट, इन दैट केस इट इज मोर डिफिकल्ट. बट व्हेन यू हैव इंटरनेशनल फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एक फ्रेमवर्क रहेगा, तो इन्वेस्टर के लिए वो इजी हो जाता है, इवन टैक्स अथॉरिटी के लिए भी इजी हो जाता है टू अंडरस्टैंड द reports. Okay, now accounting standard in India. Okay, the in India standard of accounting is issued by the Institute of Chartered Accountants of India, जिसको हम ICAI कहते हैं. Most of us know CA, right? The Council of Institute of Chartered Accountants of India considered Accounting Standard Board ASB on 21st of April 1977, recognizing the need for accounting standard in India. ASB formulates accounting standards so that such standards may be established by the Council of the Institute of India. The ASB will consider the applicable laws, custom, uses, business environment, and international accounting standard while framing the accounting standard AS in India. Very clear, right? जब भी इंडियन अकाउंटिंग कमिटी ASB जब ये फॉर्म करेंगी, वो क्या देखेंगे कि भाई लोकल लॉ क्या है हमारा रिकॉग्निशन का. ओके, सेल कैसे करते हैं लोकली, हम कैसे करते हैं, कस्टम्स क्या फॉलो करते हैं, ओके, यूजेस क्या है, क्या क्या किस तरीके से हम वो रिपोर्ट्स देखते हैं. बिजनेस एनवायरनमेंट कि भाई बिजनेस एनवायरनमेंट हम ज्यादा करके लोकली सेल करते हैं, इंटरनेशनली सेल करते हैं, या कॉम्बिनेशन है. एंड इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एट द सेम टाइम. सी वाई इंटरनेशनल, अभी बिजनेस देखने के तो सब मोस्ट ऑफ द कंपनीज हैव अ इंटरनेशनल एक्सपोजर. राइट. तो उनको वो भी देखना है कि भाई इंटरनेशनल इन्वेस्टर जब मुझे देखे, हमारे फाइनेंशियल्स देखे, तो उनको वो अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या होना चाहिए, इजी होना चाहिए. तो मोस्टली वे ट्राई टू क्या करते हैं, वो इंटरनेशनल और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वो एक एक ही साथ जाना चाहिए, ऐसे करते हैं कि उनके भी जो पॉइंट्स है वो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में आए while framing the accounting standard. Due to globalization, the accounts prepared in India must be compatible with the accounts prepared in other countries. Okay, this has resulted in the existing AS being converged with the IFRS. This convergence has resulted in what is known as IND AS, Indian Accounting Standard. IND AS are basically the international accounting standard which have been modified in accordance with the
इंडियन अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, कस्टम्स एंड ट्रेडिशन, राइट। इंड एस क्या करता है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंडिया जो स्टैंडर्ड है उसको इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के साथ मॉडिफाई कर लेता है। ओके, क्या देखिए, इंडियन प्रैक्टिसेस, कस्टम एंड ट्रेडिशन, प्रेजेंटली ऑल बिल कंपनीज हैव टू बी फॉलो इंड एस। ओके, क्या लिखा है, presently all big companies have to follow ind AS rules, but the smaller business units are allowed to continue with AS accounting standard. In future, it is expected that all business entities in India will migrate to Indian accounting standards, will migrate to ind AS. Some accounting standard is the Council of Chartered Accountants of India has so far issued 31 accounting standards. Some of these accounting standards are explained below. First accounting standard है AS1 disclosure of accounting policies. Okay, according to this standard, the accounting policies followed in preparation and presentation of the financial statement should form a part of the financial statement and normally be disclosed in one place. Accounting policy जो भी follow कर रहे हैं हम, वो क्या करना है, normally disclose in a one place. Okay, it's very easy to understand. Valuation of inventory according to the standard inventories in general should be valued at historical cost and net realizable value. Historical क्या cost क्या होता है, उसको acquisition cost बोलो तो क्या, परचेस कॉस्ट प्लस उसके लिए कुछ खर्चा हुआ रहेगा वो अपने फैक्ट्री तक आने के लिए और स्टोरेज के पीस के लिए, फैक्ट्री तक आने के लिए, लाइक ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट रहता है क्यों, तो वो कॉस्ट क्या रहते हैं, कुछ टैक्सेस रहेगी जो नॉन रिकवरेबल है, ऐसा कुछ रहेगा, तो उसमें क्या करते हैं हम, वो ऐड करते हैं, उसको कॉल करते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट। नेट रियलाइजेबल वैल्यू इज व्हाट, कि उसको समझो सेल करना है उस इन्वेंट्री को। ओके, तो वो इन्वेंट्री मार्केट में कितना जाएगा और वो सेल करने के लिए आपको कितना खर्चा लगेगा, वो माइनस करके जो वैल्यू आता है वो बोलो। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल, एक इन्वेंट्री है, उसका कॉस्ट है, आपका हिस्टोरिकल कॉस्ट है 10 रुपया। ओके, और उसी आइटम ए का, और उसका नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या है, उसको मार्केट में आप बेच सकते हो 12 रुपए में, और उसको सेल करने के लिए कितना रुपया लगता है, 1 रुपया और लगता है। बोलो तो उसका नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या रहेगा, 12 - 1, क्योंकि आपको और 1 रुपया कॉस्ट पे करना पड़ेगा। बोलो तो उसका 11 रुपया क्या होगा, नेट रियलाइजेबल कॉस्ट हुआ। और हिस्टोरिकल कॉस्ट कितना है उसका, 10 रुपया। तो लोअर ऑफ दिस टू इज बेसिकली 10 रुपया आप रिकॉग्नाइज करोगे। सिमिलरली समझो हिस्टोरिकल कॉस्ट 10 रुपया है और नेट रियलाइजेबल वैल्यू समझो उसको मार्केट में 11 रुपया आ रहे हैं, उसको सेल करने के लिए 2 रुपया लग रहे हैं, तो उसका नेट रियलाइजेबल वैल्यू कितना हुआ, 9। तो इन दैट केस द वैल्यू, द लोअर ऑफ दिस टू, बोलते हिस्टोरिकल कॉस्ट 10 है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू 9 है, तो यू विल रिकॉग्नाइज इट एट 9। Now cash flow statement. According to this standard, a cash flow statement is prepared and presented for the period for which the profit and loss account is prepared. Okay. Now cash flow. What is P&L and cash flow and balance sheet? बैलेंस शीट में हमको सबको पता है असेट एंड लाइबिलिटीज, राइट। कितने असेट है कितने लाइबिलिटीज है, जो हम नॉर्मली टर्म में बोलते हैं अपने पास कितने असेट है, राइट। P&L क्या बोलता है, आपका प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, इतना पैसा आया, इतना पैसा, इतना इनकम है, इतना एक्सपेंसेस है, इतना प्रॉफिट है। नाउ कैश फ्लो इज व्हाट, कैश फ्लो इज कैश इन कैश आउट, और नेट क्या रहेगा। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, आई विल टेल यू द रीजन बीइंग। हमने क्या करते हैं, हम कौन से बेसिस पे नॉर्मली अकाउंटिंग फॉलो करते हैं, एक्रूड बेसिस पे। एक्रूड बेसिस पे जब अकाउंटिंग हम फॉलो करते हैं तब क्या होता है, एक्चुअल एक्सपेंस के बारे में सोचेंगे, एक्चुअल एक्सपेंस इनकर्ड और उसका पेमेंट, इसमें गैप रहता है, राइट। आपने एक से सर्विस ले ली इन द मंथ ऑफ अप्रैल, लेकिन पेमेंट आप मई में करोगे, जून में करोगे। इन दैट केस P&L में जब आप सर्विस लोगे, जो हमने बोला है मई में आप उसको क्या कर दोगे, एक्सपेंस में डाल दोगे, लेकिन कैश कब जाएगा, जून में जब, और मई में जब आप एक्चुअली क्या कर रहे हो, एक्सपेंस आउट कर, एक्चुअली पेमेंट कर रहे हो, उसके बेसिस में क्या होता है, उसकी वजह से देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द P&L एंड कैश फ्लो। कैश बेसिस पे आपका ये रहेगा, देखो फिर से बताओ, दो मेथड है, एक्रूड मेथड कैश बेसिस, और एक कैश मेथड है, राइट। जहां पे एक्रूड मेथड में आप क्या करते हो कि जब खर्चा एक्चुअली इनकर्ड हुआ तभी आप क्या करते हो,
P&L में करते हो, उसका कैश पेमेंट में भी नेक्स्ट मंथ है और उसके नेक्स्ट मंथ है, उस टाइम में आप क्या करोगे, उसको पेमेंट करोगे। लेकिन एक्सपेंस कब बुक करोगे, जब आपने सर्विस ली है, जब आपने गुड्स ली है। सिमिलरली सेल के लिए, जब आपने सेल किया तब आप सेल बुक कर देते हो, लेकिन पेमेंट में भी आपको 2-3 महीने के बाद आएगा, राइट। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द ट्रांजैक्शन और व्हेन यू बुक द ट्रांजैक्शन एंड एक्चुअल कैश रिसीव्ड। इसकी वजह से क्या होता है, डिफरेंसेस आते हैं, राइट। एंड कैश फ्लो इज वेरी इंपॉर्टेंट। रीजन में आई टेल यू, दिस इज फेमस कोड बाय नारायण मूर्ति, जो इन्फोसिस के ये थे, फाउंडर है। वो बोलते हैं P&L इज एन ओपिनियन बट कैश फ्लो इज रियल। फाइनली खीसे में कितना है वही हम क्या करते हैं, काउंट करते हैं, राइट। कितना पैसा आया, ये हुआ। P&L तो आपको सिर्फ बताएगा, लेकिन कैश इज फाइनली व्हाट इज इन योर बैंक अकाउंट। यू आर गेटिंग मी? दैट इज व्हाई कैश फ्लो स्टेटमेंट इज रियली रियली वेरी क्रुशियल। आप P&L और बैलेंस शीट के बेसिस पे कुछ भी नहीं कर सकते एनालिसिस, एक छोटा एनालिसिस हो सकता है, बट रियल एनालिसिस के लिए आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट चाहिए चाहिए। It's very important statement, I'll tell you. You cannot see your financial without cash flow. Okay. Now depreciation. Depreciation, according to the standard, the depreciation amount of an asset should be allocated on a systematic basis for each accounting period during the useful life of an asset. Okay. यूजफुल लाइफ के ओवर हमने देखा है डिप्रिसिएशन, हमने बहुत बार सीखा है। डिप्रिसिएशन क्या है? इट्स बेसिकली ए चार्ज फॉर यूज ऑफ असेट। अपने एक आधा कार, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ कार। आपने देखा कार 5 साल चलेगा, उसका कार का वैल्यू 10 लाख रुपया, तो आप क्या करोगे, 5 साल पे उसको डिप्रिशिएट करोगे, 2-2 लाख हर साल में क्या करोगे, उससे कम कर दोगे। दैट इज डिप्रिसिएशन ओवर द यूजफुल लाइफ। और व्हाट इज यूजफुल लाइफ? यूजफुल लाइफ का डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिया है। The useful life of an asset refers to the estimated duration over which the asset is expected to be used by an entity. समझ में आया आपको? कितने साल तक मैं एसेट यूज करूंगा, ओके। तो उसको कहते हैं यूजफुल लाइफ। कि मैंने एक आधा मशीन लिया, तो उसको बाद में 5 साल यूज करने वाले हम, तो उसको बोलते हैं उस यूजफुल लाइफ। और उस पीरियड पे हम उसको क्या करेंगे, डेप्रिसिएट करेंगे। नाउ अकाउंटिंग फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। Okay, according to the standard, the amount of research and development cost should be charged as an expenses of the period in which they are actually incurred. Okay, क्लियर है कि जो रिसर्च डेवलपमेंट खर्चा होगा वो जो पीरियड के लिए हमने पे किया है, उसमें हम क्या करेंगे, उसको एक्सपेंस करेगा। एंड व्हाट इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंसेस? ओके, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट encompass means include a variety of expenditure associated with development of new product, सर्विस, प्रोसेस एज वेल एज द इंप्रूवमेंट ऑफ द एग्जिस्टिंग वन। क्या रहता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D कॉस्ट? वैरायटी ऑफ एक्सपेंडिचर, उसमें मैन पावर एक्सपेंडिचर रहेगा, कुछ फिक्स असेट रहेंगे, कुछ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो उसके लिए रहेगा। डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट, ओके, नया प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं, नहीं तो सर्विस कर रहे हैं, और तो प्रोसेस कर रहे हैं। आपका एग्जिस्टिंग प्रोसेस इंप्रूव करना है, समझो असेंबली लाइन है कार का, उसको क्या करना है, अभी हम 10 लाइन ही हम घंटे में 10 व्हीकल ही क्या कर रहे हैं, असेंबल कर रहे हैं। आगे जाके हमको नहीं डिमांड बढ़ रहा है, तो हमको 12 व्हीकल्स क्या करने हैं, ये करने उस लाइन पे। तो उसमें हम मॉडिफिकेशन करेंगे, उसमें देखेंगे कि कैसे पॉसिबल होगा। जो भी खर्चा रहेगा उसका डेवलपमेंट में, सैलरीज रहेगा, फिर आपके न्यू सॉफ्टवेयर रहेंगे, असेंबली लाइन एक्सटेंशन का खर्चा रहेगा, वो क्या करेंगे, हम उसको रिसर्च एंड डेवलपमेंट में डालेंगे, एज वेल एज द इम्प्रूवमेंट ऑफ द एग्जिस्टिंग वन, इम्प्रूवमेंट जो मैंने अभी बोला है। ओके, ओके। नाउ the revenue recognition. Okay, the standard deals with the basis required for recognition of revenue item. This standard deals with the basis required for recognition of revenue items in profit and loss account of an enterprise. It lays down the condition to recognize revenue that arise from the various transaction of enterprises. Okay, अभी क्या है, अब आप बोलोगे क्या है रेवेन्यू रिकॉग्निशन? चलो डेफिनेशन पे से देखेंगे। डील्स विद बेसिस रिक्वायर्ड फॉर रिकॉग्निशन ऑफ रेवेन्यू इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट। हमने पहले देखा था कि जब भी सेल करते हैं तो हम एक सेल किया तो उसका प्योर एंट्री क्या होता है, सेल डेटर्स अकाउंट डेबिटेड टू सेल अकाउंट क्रेडिटेड। नाउ सेल का बुक करना है, वो भी इंपॉर्टेंट है। हमने पहले क्या देखा कि सेल इनवाइस करने के बाद हम क्या करते हैं कि एक होता है ऑर्डर रिसीव्ड फॉर परचेस, परचेसर से आपको ऑर्डर मिलेगा और आप सेल करोगे उसको, राइट। उसके बाद में एक इंस्टेंट है ऑर्डर रिसीव्ड, एक है इनवॉइसिंग, एक है कैश रिसीव्ड। तो हमने क्या देखा था, जब इनवॉइस करते हैं हम तब हम क्या करते हैं, बुक करते हैं। बट रियल सेंस में क्या होता है पता है, रिकॉग्निशन में कुछ टाइम में
जो ऑर्डर रहता है, परचेस ऑर्डर मतलब सेल्स ऑर्डर हम बोलते हैं, उसमें कंडीशन रहते हैं कि इट इज नॉट जस्ट इनवॉइसिंग, बट जब गुड्स मेरे यहाँ पे लाइक ए ने प्लेस किया ऑर्डर बी पे कि भाई मुझे आप मुझे इतना इतना मटेरियल दे दो, लेकिन उसमें उन्होंने कंडीशन डाला जो भी आप बी मुझे मटेरियल दोगे वो मेरे गोडाउन तक आना चाहिए। तब और जब मैं एक्सेप्ट करूंगा दैट टाइम ओनली आई विल टेक एन ओनरशिप। यू आर गेटिंग मी? समझो, ए ने मटेरियल डिस्पैच कर दिया और बीच में ही रास्ते में क्या होगा, खराब हो गया एक्सीडेंट की वजह से, इन दैट केस बी विल नॉट एक्सेप्ट, ए विल नॉट रिकॉग्नाइज, वो बोलेगा नहीं कि मुझे सेल हुआ है। ओके, तो रिकॉग्निशन पॉइंट क्या है इस कंडीशन में, जब आप वो मटेरियल मेरे ए के फैक्ट्री गेट में दोगे तब। तो टिल दैट टाइम ए कैन नॉट रिकॉग्नाइज द सेल, सॉरी बी कैन नॉट रिकॉग्नाइज द सेल। गेटिंग मी? इट इज नॉट जस्ट इनवॉइस पॉइंट एज वेल। जब बी वो मटेरियल ए के फैक्ट्री गेट में देगा तभी तभी वो रिकॉग्नाइज कर सकेगा। तो दैट इज अ पॉइंट ऑफ रिकॉग्निशन। जस्ट आई हैव गिवन यू एन आइडिया, उस पर बहुत से कंडीशन रहते हैं, उस टाइम में इंटरनेशनल रहते हैं, एफओबी बहुत कंडीशन है उसमें सेल्स रिकॉग्निशन में, तो ऐसे कंडीशन से जाना पड़ता है और वो पॉइंट। और जस्ट इमेजिन करिए, लाखों सेल के इनवॉइसेस रहते हैं, हर कस्टमर का टर्म्स अलग अलग रहता है। जस्ट इमेजिन, तो कैसे रिकॉग्नाइज करें? तो अभी फॉर्चुनेटली वी हैव ईआरपीज, बोल तो सिस्टम आता है अकाउंटिंग के लिए, इसके लिए। तो उस बेसिस पे वहां पे आपने कंडीशन डाल दिया, उस पॉइंट पे डाल दिया, तो सिस्टम रिकॉग्नाइज कर देता है। इट इज कॉम्प्लिकेटेड। नाउ accounting standard 10, accounting for fixed asset for companies. Okay, according to the standard, the cost of the fixed asset should comprise of the original cost and any attribute of cost of bringing the asset to its working condition for its intended use. ओरिजिनल कॉस्ट बोलो तो क्या, अभी क्या है इसमें, चलो डेफिनेशन देखिए फिर से। द कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट शुड कंप्राइज ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट इज परचेस कॉस्ट। ओके, एंड एनी एट्रिब्यूटेड कॉस्ट ब्रिंगिंग द एसेट टू इट्स वर्किंग कंडीशन। लाइक भाई एक आधा मशीन हमने ला लिया, लेकिन उसको फिक्स करना पड़ता है, मशीन को क्या करना पड़ता है, पहले ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट रहेगा, उसको उतारने का बड़ा मशीन रहेगा, उसको इससे उतारने का कॉस्ट रहेगा, वो ट्रे कंटेनर से यहाँ से, इंटरनेशनल रहेगा तो ये कस्टम्स ड्यूटी ऑल पे रहेगा, राइट। उतारने के बाद उसको फैक्ट्री में उसको ये करना पड़ता है, फाउंडेशन करना पड़ता है, तो वो कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट, उस पे इंजीनियर्स आएंगे, उनका कॉस्ट, ये सब कॉस्ट क्या रहेंगे, इंक्लूड रहेंगे फॉर इट्स इंटेंडेड यूज। सी अगेन इट इज इंपॉर्टेंट थिंग, आपने मशीन लाया और उसको 2 महीने जगह पे रख दिया, तो वो फिक्स असेट नहीं होता। वो उसके जो भी कॉस्ट रहेंगे वो फिक्स असेट ही है, लेकिन उसके जो भी कॉस्ट है वो क्या हो गए, उस टाइम तक कैपिटलाइज करते पड़ेंगे आपको। गेटिंग में, मशीन लाया, 2 महीने खड़ा किया, तो 2 महीने में उसके जो जो खर्चे होंगे वो आपको क्या करने पड़ेंगे, इफ इट इज फॉर द इंटेंडेड यूज। आपने वैसे ही डाल दिया तो नहीं, लेकिन आपको मशीन आने के बाद भाई 2 महीना उसको वहां पे ही खड़ा करना है स्टोरेज में, उसका स्टोरेज का कॉस्ट रहेगा, तो वो भी आपको कैपिटलाइज करना पड़ेगा, विच इज जेन्यून कॉस्ट फॉर इट। आपसे कुछ अननेसेसरी डिले हुए तो नहीं, लेकिन जो जेन्यून कॉस्ट है वो आपको उसको क्या करेंगे, capitalize करो। The fixed asset should be eliminated from the financial on its disposal or when no further benefit is expected from their use, right? जब आपका समझ में, अभी ये मशीन खराब हो गया, ये प्रोडक्शन लाइन अभी बंद करना पड़ेगा, राइट, तो उसको क्या करना पड़ता है आपको, यू हैव टू एलिमिनेट फ्रॉम योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नहीं तो उसका बेनिफिट नहीं आ रहा, क्योंकि अभी वो फिक्स असेट नहीं है, वो असेट का वैल्यू उतना नहीं है। Accounting for government grants. What is government grants? Chalo, let's see the word. Government grants to corporates are financial assistance provided by government bodies to the business aimed at supporting their activities, project or general operation. Okay, supporting their activities, project or general operation. These grants can take various forms and usually intended to promote economic development, innovation, employment and other public policies objective. क्या होता है, आपने देखा क्या होता है कि गवर्नमेंट का इसके पीछे एम रहता है कि भाई एक आधा एरिया है, समझो, चलो कोल्हापुर जस्ट फॉर एग्जांपल, मुझे कोल्हापुर, हमको कोल्हापुर डेवलप करना है, क्या करना है, कोल्हापुर डेवलप करना है, तो क्या कर सकते हैं हम, चलो वहां पे कुछ स्पेसिफिक एरिया हम एमआईडीसी करके क्या करेंगे, डिक्लेयर कर देंगे, और वहां पे कंपनी आने के लिए हम उनको कुछ तो भी बेनिफिट देंगे, लेट्स टेक टैक्स बेनिफिट देंगे, 10 साल के लिए आपको एक टैक्स बेनिफिट देंगे, बोलो तो क्या, समझो बाहर के
सिटी में, मुंबई में, पुणे में, जो समझो जस्ट एन एग्जाम्पल हमें करो 10% टैक्स है, आपको हम 5% ही देंगे, 5% इज बेनिफिट फॉर यू। ओके, सो गवर्नमेंट ग्रांट हो गया। एंड द मेजर इसमें क्या है, इसमें एम कि उस एरिया का डेवलपमेंट होना चाहिए, उधर एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए। ओके, नहीं तो बिजनेस बढ़ना चाहिए, ऐसे उसके पीछे एम रहते हैं। अभी देखिए क्या क्या मैंने लिखा है इसमें। अब कुछ टैक्स इंसेंटिव, रिडक्शन इन टैक्स लाइबिलिटी फॉर स्पेसिफिक एक्टिविटीज सच एज रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट, टैक्स डिडक्शन अलाउइंग बिजनेस टू डिडक्ट सर्टेन एक्सपेंसेस फ्रॉम देयर टैक्सेबल इनकम देयरबाय रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ टैक्स ओन्ड। सो ये बिजनेस, ये क्या होते हैं, बेनिफिट बिजनेस को मिलते हैं। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या बोल रहा है इसके बारे में, अकॉर्डिंग टू दिस स्टैंडर्ड, government guard should be recognized when there is an assurance that the enterprise will comply with the condition attached to them। गवर्नमेंट उसके लिए कुछ कंडीशन इंपोज करता है, एंड इफ यू आर वेरी श्योर दैट वी विल मीट द कंडीशन, देन ओनली यू कैन रिकॉग्नाइज इट। लाइक आपको ये, चलो इस एरिया में आपको हम टैक्स कंसेशन देंगे, सब्जेक्ट टू 100% सेल शुड बी टू अ शुड बी एक्सपोर्ट। तो आप, इफ यू आर श्योर कि मैं 100% सेल इसको क्या करूंगा, एक्सपोर्ट करूंगा, देन ओनली वी कैन रिकॉग्नाइज दैट a government grant। Accounting for investment. According to the standard, an enterprise should disclose the current and long-term investment distinction in the financial statement. Current investment should be carried in financial statement at the lower cost or fair value. Current investment should be carried in the financial statement at lower cost or fair value। समझ में आया आपको? जो करंट इन्वेस्टमेंट रहता है, विशेष यू आर होल्डिंग फॉर लेस देन 1 ईयर, वो आपको किस में रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, उसका कॉस्ट। समझो आपने एक शेयर इन्वेस्टमेंट किया है, उसका कॉस्ट है 1 लाख रुपीज और उसका फेयर वैल्यू, मार्केट वैल्यू 80,000 है, देन इन दैट केस यू विल बुक इट एट 80,000, नॉट 1 लाख। सब्जेक्ट टू करंट इन्वेस्टमेंट है, शॉर्टर पीरियड के लिए आप होल्ड कर रहे हो, आपका एम नहीं हो लॉन्गर पीरियड के लिए होल्ड करना है, कुछ इन्वेस्टमेंट आप लॉन्गर पीरियड के होल्ड करेंगे, इन दैट केस दिस रूल विल नॉट अप्लाई। हाउएवर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट शुड ऑलवेज बी कैरिड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एट इज कॉस्ट प्राइस। जो आपका आपने बाय किया है उसी प्राइस पे आप क्या करोगे, उसको रिकॉग्नाइज करोगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर टैक्सेस, टैक्स ऑन इनकम। अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड, टैक्स एक्सपेंसेस for the period comprising current tax and deferred tax should be included in determination of the net profit or loss for the period। मुझे कॉम्प्लिकेट नहीं करना, मैं इस पे भी आपको बोल सकता था डिफर टैक्स इस पे, लेकिन लेट इट वेरी सिंपल बिकॉज आपका बिगिनिंग है, आई डोंट वांट टू गेट कॉम्प्लिकेटेड। जैसे ही आपका अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा, हम इस पे और क्या करेंगे, फोकस करेंगे। आगे जाके थोड़ा एक्सरसाइज है, आई वुड प्रिफर दैट यू गो थ्रू इट एंड सॉल्व इट। if you have any question, you are welcome to come back to me for any explanation or for any understanding। With that, I'm going to close the today lecture. I wish you a good day. Bye bye.